नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की आज की क्लास में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम जो अधिगम के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे व्यवहारवादी वैज्ञानिकों के द्वारा। व्यवहारवादी जो विद्वान थे उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो अपने सिद्धांत हैं वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन से सिद्धांत है दोस्तों? तो वो अपने रहने वाले हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये याद नहीं रहते कि व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से होते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत कौन से होते हैं। ये रटने की कोई यानी ये जो सिद्धांत होते हैं ये रटने के नहीं होते, इनको आप अच्छी तरह से समझो। इनको आप अच्छी तरह से समझोगे तभी आप इनके जो प्रश्न है वो सही तरीके से कर सकते हो। रटे हुए हैं तो शायद हो सकता है वो प्रश्न हमारे समझ में आए या न आए। तो आज हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखें व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से सिद्धांत है, यानी कौन से सिद्धांत है जो व्यवहारवादी सिद्धांत में आएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अधिगम करता होता है यानी जो कुछ सीखने वाला यानी जो सीखने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे व्यवहार करता है, कुछ ऐसे व्यवहार करता है। उन व्यवहारों में क्या होता है, एक ऐसा व्यवहार करता है जिससे क्या है कोई ना कोई प्रक्रिया सीख जाता है। यानी किससे सीखता है? वो व्यवहार से सीखता है। यानी वो ऐसे व्यवहार करता रहता है और उस व्यवहार में कोई ऐसा व्यवहार हो जाता है जिससे वो नई प्रक्रिया सीख जाता है, यानी अपने उद्देश्यों की वो पूर्ति कर लेता है। कोई ऐसा व्यवहार करेगा वो और ऐसा व्यवहार करेगा, उस व्यवहार में क्या है कोई ऐसा व्यवहार होगा जिससे उसके उद्देश्य की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी और उस व्यवहार को वो क्या कर लेता है, अपने जीवन में ढाल लेता है, यानी फिर वो सीख जाता है। तो वो होता है व्यवहारवादी। यदि हम संज्ञानवादी की बात करें तो संज्ञानवादी में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी सूझ के द्वारा यानी अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है। ठीक है ना? तो संज्ञानवादी वो होता है जो अपनी बुद्धि या हम कहें अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और व्यवहारवादी क्या होते हैं, यानी जो कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों में एक ऐसा व्यवहार हो जाता है जो उनके उद्देश्यों की क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है और उस व्यवहार को वो क्या करता है, अपने जीवन में ढाल लेता है। तो वो होते हैं व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में आज जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संबंधवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? संबंधवाद का सिद्धांत। और इसे ही कहा जाता है बंध का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? बंध का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में हम देखें तो बंध को बोला जाता है बॉन्ड। बंध को क्या बोला जाता है? बॉन्ड, यानी बॉन्ड थ्योरी। अब ये सिद्धांत किसने दिया था? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जो संबंधवाद का सिद्धांत था, संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे? तो संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे वो थे थोरनडाइक। कौन थे? थोरनडाइक थे। तो संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? थोरनडाइक थे। थोरनडाइक ने ये जो सिद्धांत दिया था, संबंधवाद का ये जो सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था? 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संबंधवाद का सिद्धांत थोरनडाइक ने कब दिया? तो कब दिया था? ये दिया था 1913 में। कब दिया था? 1913 में दिया था। ये सिद्धांत थोरनडाइक ने क्या किया कि एक पीएचडी शोध प्रबंध था। क्या था? पीएचडी शोध प्रबंध। पीएचडी शोध प्रबंध चल रहा था, शोध प्रबंध था और इसका जो शीर्षक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या शीर्षक था? यानी पीएचडी शोध प्रबंध जो चल रहा था उसका शीर्षक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। और इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था? इसी के अंदर इस सिद्धांत को दिया था। कौन से सिद्धांत को? संबंधवाद के सिद्धांत को।
तो संबंधवाद का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे? थोरनडाइक थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक ने यह सिद्धांत कब दिया था? तो कब दिया था? 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। अब इस सिद्धांत के यदि हम उपनाम की बात करें, किसकी बात करें? उपनाम की बात करें, तो उससे पहले हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। उपनाम की बात करें तो उससे पहले हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम इस सिद्धांत की पूरी थ्योरी को, पूरे प्रयोग को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद में हमें ये जो उपनाम है ये भी याद हो जाएंगे। तो इन्होंने जो ये प्रयोग किया था, ये एक भूखी बिल्ली पे किया था। इन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा लिया था। क्या लिया था? एक पिंजरा लिया था, एक पिंजरा था, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या थी? भूखी बिल्ली थी। क्या थी भी? भूखी बिल्ली थी। यानी इस पिंजरे के अंदर, जो पिंजरा लिया था इस पिंजरे के अंदर, और इस पिंजरे को कहा था समस्या बॉक्स। इस पिंजरे का नाम क्या था भी? समस्या बॉक्स था। समस्या बॉक्स। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक ने जो पिंजरा लिया था उस पिंजरे को किस नाम से जाना जाता है? समस्या बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इस पिंजरे के अंदर क्या थी भी? इस पिंजरे के अंदर क्या थी? भूखी बिल्ली थी भी। पिंजरे के अंदर इन्होंने क्या लिया? भूखी बिल्ली को लिया। तो पिंजरे के अंदर क्या था? भूखी बिल्ली थी। और इस पिंजरे के यहां क्या लगा हुआ था भी? इसका जो गेट था, यानी इस पिंजरे से बाहर निकलने का क्या लगा था? यहां गेट था, यानी दरवाजा था। और इस दरवाजे के यहां क्या लगी हुई थी? एक चटकनी लगी थी। चटकनी यानी जिसको खोलने के लिए जो बटन होता है, खोलने के लिए जो बटन होता है उसको क्या बोलते हैं? चटकन। तो यहां क्या था भी? चटकनी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? चटकनी लगी हुई थी। और इस पिंजरे के बाहर क्या रखा हुआ था भी? मांस का टुकड़ा रखा था, मछली के मांस का। किसके मांस का था भी? मछली के मांस का एक टुकड़ा रखा हुआ था भी। तो बिल्ली क्या थी? भूखी थी, और उसको किस में बंद कर रखा था? पिंजरे में बंद कर रखा था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस पिंजरे का नाम क्या था? तो उस पिंजरे का जो नाम था वो क्या था? समस्या बॉक्स था। क्या था? समस्या बॉक्स था। और इस पिंजरे के अंदर क्या थी? भूखी बिल्ली थी। और पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए क्या लगा हुआ था? एक चटकनी लगी हुई थी। और यहां क्या था भी? मांस था। ये क्या था भी? मांस था। और किसका था भी? ये मछली का। किसका मांस था भी? ये मछली का मांस था। तो बाहर क्या था? ये मांस था। अब इस तरह से क्या हुआ? थोरनडाइक ने जो प्रयोग किया, तो बिल्ली क्या थी? भूखी बिल्ली थी। अब भूखी बिल्ली क्या प्राप्त करना चाहेगी भी? इस मांस के टुकड़े को, यानी इस मछली को, जो मछली का मांस था उसको प्राप्त करना चाहेगी। कौन? भूखी बिल्ली। अब देखो, जब ये बिल्ली भूखी है और इसके सामने ये जो मांस का टुकड़ा है, ये इस बिल्ली में, इसको प्राप्त करने के लिए इसमें उत्तेजना भरेगा कि नहीं भरेगा? इसमें उत्तेजना भरेगा कि नहीं भरेगा? तो इसमें ये क्या करेगा? उत्तेजना भरेगा। क्या करेगा भी? उत्तेजना भरेगा। यानी इसकी क्रिया को, इसको यानी इसे प्राप्त करने की क्रिया को क्या करेगा? ये तेज करेगा। क्या करेगा? तेज करेगा। देखो, जब कोई भूखा हो और उसके सामने भोजन पड़ा हो, ठीक है ना, तो वो क्या, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? क्रिया में अपनी क्रिया क्या करेगा? तेज करेगा। तो इस भूखी बिल्ली ने क्या किया? इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अपनी क्रिया को क्या किया? तेज किया। तो क्रिया को तेज कौन करा रहा है? ये मांस का टुकड़ा। कौन करा रहा है भी? ये मांस का टुकड़ा। इसीलिए इसको बोला गया उद्दीपक। क्या बोला गया भी? उद्दीपक बोला गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं।
तो ये जो मांस का टुकड़ा है इसे क्या बोला गया? उद्दीपक। उद्दीपक यानी ये बिल्ली की क्रिया को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है। इसका मतलब ये जो बिल्ली है ये जो क्रिया कर रही है, यानी ये बिल्ली जो क्रिया कर रही है इस पिंजरे के अंदर, जैसे ये इधर उधर क्या कर रही है? चक्कर काट रही है, क्योंकि पिंजरा तो बंद है। अब पिंजरा बंद है तो ये बिल्ली इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उस पिंजरे के अंदर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। जैसे ही उसको मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है तो वो चक्कर तेज लगाती है, यानी उसमें उत्तेजना ला रहा है। कौन? ये जो मांस का टुकड़ा, तो ये उसमें उत्तेजना ला रहा है, तो ये क्या है? उद्दीपक है। यानी उद्दीपक वो होता है जो किसी की क्रिया को क्या करता है? तेज करता है। तो ये क्या है भी? उद्दीपक है। इसको देखकर क्रिया कौन कर रही है? भूखी बिल्ली। तो जब किसी को देखकर क्रिया करते हैं तो वो कहलाती है अनुक्रिया। क्या कहलाती है भी? अनुक्रिया। तो इसका मतलब अब बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है भी? अनुक्रिया कर रही है। बिल्ली क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है। किसको देखकर? मांस के टुकड़े को देखकर। तो बिल्ली अनुक्रिया कर रही है किसको देख के? मांस के टुकड़े को देखकर। तो मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक है। क्योंकि ये उद्दीपक है, ये इसकी क्रिया को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है। तो वो हो गई अनुक्रिया। अब ये अनुक्रिया हो गई और ये क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। इसीलिए इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो गया भी? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी हो गया। इसी का दूसरा उपनाम क्या हो गया भी? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसका नाम है। तो ये जो उपनाम है ये भी इससे हम याद कर लेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे कहते हैं उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है भी। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भी? स्टिमुल्स कहते हैं। और अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। तो उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुल्स कहते हैं और अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। और सिद्धांत को क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम देखें, इसका एक उपनाम और मिल गया हमें। तो स्टिमुल्स का हम क्या लेंगे? एस लेंगे और रिस्पॉन्स का क्या लेंगे? आर लेंगे। पहला जो वर्ण है वो ले लेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है एस आर थ्योरी। क्या कहा जाता है भी? एस आर थ्योरी कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहा जाता है भी? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी एस आर थ्योरी कहा जाता है। अब देखो, उद्दीपक यानी मछली क्या? मछली का मांस का टुकड़ा क्या था? उद्दीपक। और बिल्ली उसको देख के क्या कर रही थी भी? अनुक्रिया कर रही थी। अब जब बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी तो बिल्ली यहां दौड़ रही थी। बिल्ली इसके अंदर क्या कर रही थी? चक्कर काट रही थी। क्या कर रही थी? चक्कर काट रही थी। लेकिन जब ये पहले चक्कर काट रही थी, जैसे इसने एक चक्कर काटे, बैठ गई, 2 चक्कर, 3 चक्कर, इस तरह से क्या काट रही थी? ये चक्कर काट रही थी। तो ये जो चक्कर काट रही थी वो क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। किसको प्राप्त करने का? इस मछली के टुकड़े को, यानी इस मछली के मांस को प्राप्त करने का वो क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। लेकिन पहले बार जो भी वो प्रयास कर रही थी उसमें वो सफल नहीं हो रही थी, यानी वो इस चिटकनी के पास नहीं पहुंच रही थी। इसका मतलब पहले जो उनके प्रयास थे उन प्रयासों में वो क्या कर रही थी? भूल कर रही थी। वो क्या कर रही थी? त्रुटि कर रही थी। क्या त्रुटि कर रही थी वो? कि इस ये जो चटकनी है इसके पास नहीं आ रही थी। पहले जो भी प्रयास कर रही थी वो इसके पास नहीं आ रही थी। इस वजह से उसको उसमें क्या नहीं मिल रही थी? सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वो बार बार जो चक्कर काट रही है, ये वो क्या कर रही है? ये वो प्रयत्न कर रही है। ये क्या कर रही है? वो प्रयत्न कर रही है। यानी क्या कर रही है? वो ये प्रयास कर रही है। तो ये प्रयत्न कर रही है, ये प्रयास कर रही है। किसको प्राप्त करने को? मछली का टुकड़ा प्राप्त करने को प्रयास कर रही है। लेकिन वो जो ये पहले जो प्रयास कर रही है, जो भी प्रयत्न कर रही है, उस प्रयत्न में उसे क्या नहीं मिल रही है? सफलता नहीं मिल रही है।
अब ये सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो किसके पास नहीं पहुंच रही है? इस चटकनी के पास नहीं पहुंच रही है। तो वो क्या कर रही है? ये गलती कर रही है, ये भूल कर रही है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद देखें तो प्रयत्न को क्या कहा जाता है? प्रयास कहा जाता है। और भूल को क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। तो इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रही थी? जब वो प्रयास कर रही थी तो उस प्रयास के साथ साथ वो यहाँ नहीं पहुंच रही थी, यानी इस चटकनी के पास नहीं पहुंच रही थी। तो वो उसकी क्या थी भी? वो भूल कर रही थी। यहाँ वो क्या कर रही थी? त्रुटि कर रही थी। ठीक है ना? क्या कर रही थी? त्रुटि कर रही थी। तो तभी इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में प्रयास को कहा जाता है ट्रायल और त्रुटि को कहा जाता है एरर। तो इसका मतलब इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखें, अब वो प्रयास तो कर रही है। क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, लेकिन वो बार बार, यानी बार बार वही प्रक्रिया दोहरा रही है। बार बार क्या कर रही है? वो वही प्रक्रिया दोहरा रही है। इसीलिए इसी का नाम आवर्ती का सिद्धांत भी है दोस्तों। इसका नाम क्या है? आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवर्ती का अर्थ होता है कोई क्रिया बार बार करना, कोई क्रिया बार बार करना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो बार बार प्रक्रिया कर रही है, बार बार वहां जो वो चक्कर काट रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसे आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कौन सा सिद्धांत कहा जाता है इसको? आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखना, जो भी मैं उपनाम याद करा रहा हूँ, साथ साथ में इसके उपनाम भी याद करवा रहा हूँ। और ये जो उपनाम बन रहे हैं, ये इस सिद्धांत के आधार पर ही उपनाम बन रहे हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब उसके बाद में वो ये जो प्रयत्न कर रही है, ये जो प्रयास कर रही है, ठीक है ना, ये वो क्या कर रही है? परिश्रम कर रही है। ये वो क्या कर रही है? भी परिश्रम कर रही है। लेकिन क्या वो पहले परिश्रम में ही, क्या वो पहले परिश्रम में ही सफल हो गई? नहीं, उसको यानी कई बार प्रयास करने पड़े। ठीक है ना? उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले परिश्रम करके, पहले प्रयास करके थक चुकी है। नहीं, वो बार बार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, बार बार परिश्रम कर रही है। इसका मतलब उसमें क्या है? धैर्य भी है। उसमें क्या है भी? धैर्य भी है। इसीलिए इसको कहा जाता है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे योजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? योजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखें दोस्तों, अब जैसे ही वो बार बार चक्कर लगाती है, बार बार प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है, तो अचानक क्या होता है कि उसका जो पैर होता है, उसका पैर उस चटकनी पे लग जाता है। किस पे लग जाता है? इस चटकनी पे उसका पैर लग जाता है। और जैसे ही पैर लगता है, जैसे ही उसका पैर लगता है, तो दरवाजा क्या हो जाता है भी? ओपन हो जाता है। दरवाजा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और ओपन होते ही वो बाहर आती है और इस मांस के टुकड़े को खा जाती है, यानी वो इस मांस के टुकड़े को खा जाती है। तो इस तरह से वो अपने लक्ष्य में, यानी अपने उद्देश्य में क्या हो जाती है? कामयाब हो जाती है। अब देखें दोस्तों, यहां इस बिल्ली ने जो भी प्रयास किए, यानी जो भी चक्कर लगाए, क्या इस प्रक्रिया में उसने, इस अनुक्रिया में उसने क्या अपने दिमाग का प्रयोग किया था? नहीं किया था। वो क्या कर रही थी? यहां जो चक्कर काट रही थी, वो क्या कर रही थी? व्यवहार कर रही थी। ठीक है ना? वो इधर उधर दौड़ लगा रही थी, तो वो क्या कर रही थी? एक तरह का व्यवहार कर रही थी। कहीं भी दिमाग का प्रयोग नहीं कर रही थी, कहीं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रही थी। ठीक है ना? तो अचानक क्या हुआ कि उस व्यवहारों में, यानी वो जो व्यवहार कर रही थी, उसी व्यवहार में एक ऐसा व्यवहार हुआ कि उसका पैर कहाँ लगा? चटकनी में लग गया। और लगते ही दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया। और उसने उस मांस के टुकड़े को क्या कर लिया? ग्रहण
कर लिया। अब यही प्रक्रिया क्या किया, थोर्नडाइक ने वापस उसी बिल्ली को उसी समस्या बॉक्स में रखा। किसमें रखा, समस्या बॉक्स में रखा। लेकिन अब की बार उसने जो प्रयास किया, उसमें जो प्रयत्न किया, उसमें उतनी देर नहीं लगी। अब उसमें क्या हुआ, कम देर लगी। फिर वो यहाँ घूमती हुई वापस किसके पास आई, चटकनी के पास आई और इसको खोला, और खोलने के बाद दरवाजा क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही चटकनी पे पैर लगा तो दबने के बाद दरवाजा ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद उसने मांस का टुकड़ा खा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको फिर इस पिंजरे में बंद किया गया, तो अब की बार क्या है कि इसने क्या किया, अब वो इतने प्रयास नहीं कर रही थी, डायरेक्ट किसके पास आती, तुरंत इस चटकनी के पास आती, इसको अपने पैर से दबाती, और जैसे ही गेट खुलता, दरवाजा खुलता, बाहर आती और मांस का टुकड़ा खा जाती। इस तरह से क्या हुआ, इन इतने व्यवहारों में एक ऐसा व्यवहार था जो उसके लक्ष्य को, ठीक है ना, उसके उद्देश्य की क्या कर दी, पूर्ति कर दी। उसका उद्देश्य क्या था, इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करना। तो उस उद्देश्य की उसने क्या कर दी, पूर्ति कर दी। और पूर्ति करते ही अब वो क्या हो गई, इस व्यवहार को अपने अंदर उसने ढाल लिया कि डायरेक्ट किसके पास जाना है, चटकनी के पास जाना है, और हमें ये भोजन प्राप्त, इसको दबाना है, दबाते ही गेट ओपन हो जाएगा और हमें ये भोजन प्राप्त करना है। तो इस तरह से वो बिल्ली में उसमें क्या हो गया, ये एक अधिगम हो गया, यानी इसको अच्छी तरह से सीख लिया। तो अब इसका जो संबंध है वो किससे हो गया, डायरेक्ट अब इस चटकनी से क्या हो गया, संबंध हो गया, इसको वो दबाती, तो इससे क्या हो गया, संबंध हो गया। तभी इसको कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं भी, संबंधवाद का सिद्धांत, या इसे कहते हैं बंध का सिद्धांत। क्या कहते हैं भी, बंध का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या बन गया, अब एक बंध बन गया। क्या बन गया, एक बंध बन गया। तो इसे क्या कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखें दोस्तों, जैसे ही मांस का टुकड़ा प्राप्त किया, मान लो उस बिल्ली ने ये जो मांस का टुकड़ा प्राप्त किया, और मांस का टुकड़ा प्राप्त करते ही बिल्ली को क्या हुआ, भी हर्ष हुआ। क्या हुआ, हर्ष हुआ, वो खुश हुई, ठीक है ना, हर्ष हुआ। और यदि ये मांस का टुकड़ा नहीं मिलता तो उसको क्या होता, दुख होता। जैसे वो यहां बार बार क्या कर रही है, प्रक्रिया कर रही है, बार बार प्रयत्न कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन उसको मछली का टुकड़ा नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। उसे हर्ष कब हुआ, जैसे ये मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। व्यवहारवाद का जो हमने ये पहला जो सिद्धांत पढ़ा है, किसका, थोर्नडाइक का। किसका था भी, थोर्नडाइक का। तो इसके मैंने उपनाम भी आपको बता दिए हैं, उपनाम भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं। अब हम देखें कि इस सिद्धांत से हमें ये सिद्धांत क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सिद्धांत। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह से बिल्ली को एक अधिगम करवाया गया, ठीक है ना, बिल्ली को एक अधिगम कराया गया, यानी ये एक पशु पे, जानवरों पे, किस पे किया गया है, ये जानवरों पे किया गया है। तो जैसे ये बिल्ली को क्या है, अधिगम कराया गया। क्या कराया गया, अधिगम। लेकिन हम तो क्या बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें भी क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना है। बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, उन्हें अधिगम करवाना है। तो बच्चों के लिए यानी शिक्षा में इस जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है थोर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत जो है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या महत्व है, इसका शिक्षा में कोई ना कोई महत्व है, तभी तो हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो यदि हम शिक्षा में इसके महत्व की बात करें कि शिक्षा में क्या महत्व है, तो शिक्षा में देखो कि ये जो सिद्धांत है ये छोटे बालकों के लिए, किसके लिए भी, छोटे व मंद बुद्धि के जो बालक है उनके लिए क्या होता है भी, महत्वपूर्ण होता है। किनके लिए,
छोटे और जो मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके लिए ये अधिगम का जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, प्रयास कराया जाता है। इसमें क्या कराया जाता है, प्रयास कराया जाता है, बार बार प्रयास कराया जाता है, ठीक है ना। इसमें हम व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं, न कि दिमाग का। और छोटे बच्चे को हम किस तरह से, यानी व्यवहार से ही सिखा सकते हैं। तो व्यवहार और प्रयास से सिखाते हैं, इसीलिए ये छोटे व मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या है भी, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखें कि ये सिद्धांत हमें परिश्रम और धैर्य भी सिखाता है। क्या सिखाता है? परिश्रम और धैर्य भी सिखाता है कि हमें परिश्रम करता रहना चाहिए, ठीक है ना, और धैर्य भी रखना चाहिए। तो ये परिश्रम और धैर्य के गुणों का भी क्या करता है भी, विकास करता है। कौन सा सिद्धांत? संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये परिश्रम और धैर्य का विकास भी करता है भी। उसके बाद हम देखें तो यहाँ जो बिल्ली थी, क्या बिल्ली को कोई सिखा रहा था कि आप इस तरह से करो? नहीं, बिल्ली क्या कर रही थी, स्वयं क्रिया कर रही थी। बिल्ली क्या कर रही थी, स्वयं क्रिया कर रही थी, और स्वयं इस क्रिया से वो क्या है, यानी सीख गई, भोजन को प्राप्त करना सीख गई। इसका मतलब ये किस पे बल देता है, ये करके सीखना पे बल देता है। ये सिद्धांत किस पे बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। तो छोटे व मंद बुद्धि के बालकों के लिए ये महत्वपूर्ण है। परिश्रम व धैर्य का विकास करता है और ये करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है भी। करके सीखने पर क्या देता है, करके सीखना के सिद्धांत पर बल देता है भी। अब ये जो सिद्धांत है ये क्या होता है, ये होता है आशावादी व असफलता में सफलता देखना। असफलता में क्या देखना, सफलता देखना के सिद्धांत में है। क्योंकि बिल्ली पहले क्या हो रही थी, असफल हो रही थी, और बाद में क्या हो गई, वो सफल हो गई। तो ये आशावादी और असफलता में सफलता देखने पर बल देता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, हमने देखा, क्योंकि ये प्रयास पे बल देता है, परिश्रम पे बल देता है, ठीक है ना, प्रयत्न पे बल देता है, और ये छोटे व मंद बुद्धि के बालकों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब इस सिद्धांत में क्या हुआ, इस सिद्धांत में थोरनडाइक ने 5 गौण और 3 मुख्य नियम बताए हैं। कुल कितने नियम बताए हैं, 8 नियम बताए हैं। इस सिद्धांत से थोरनडाइक ने कुल कितने नियम बताए भी, इस सिद्धांत में थोरनडाइक ने कुल नियम जो बताए वो कितने बताए भी, 8 नियम बताए। तो इस सिद्धांत में थोरनडाइक ने 8 नियम बताए हैं और उन्हें 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2। पहले तो थे प्रमुख या हम कहें मुख्य नियम। तो प्रमुख या मुख्य नियम कितने थे, 3 थे। कितने थे, 3 थे। और उसके बाद में हम देखें तो गौण नियमों की संख्या कितनी थी भी, 5 थी। तो इन 8 नियमों को इन्होंने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भी, 2 भागों में बांटा। प्रमुख यानी मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने थे, 3 थे, और गौण नियम कितने थे, 5 थे। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कितने नियम दिए थे, 8 दिए थे, उनमें मुख्य नियम कितने थे, 3 थे। मुख्य नियम कितने थे भी, 3 थे, और गौण नियम कितने थे, 5 थे। अब यदि उन मुख्य नियमों की हम बात करें, तो जो 3 मुख्य नियम थे, तो पहले यदि मुख्य नियम की हम बात करें, किसकी बात करें, मुख्य नियम की बात करें, तो सबसे पहला जो मुख्य नियम था वो था तत्परता का नियम। किसका नियम भी, तत्परता का नियम। क्योंकि
कोई भी यदि हमें सीखना है, कोई भी क्रिया हमें सीखनी है, यदि हमें अधिगम करना है तो उसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। तत्पर यानी तैयार। क्या रहना पड़ेगा भी? तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा, यानी तैयार रहना पड़ेगा। जब हम कोई अधिगम करने को तैयार हैं, यानी कोई प्रक्रिया सीखने को तैयार है, तभी हम सीख सकते हैं। तो यदि हम कोई सीखने को तैयार ही नहीं है, यदि हम सीखने को तैयार ही नहीं है, तो हम अधिगम नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण भी आया हुआ था दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक घोड़े को नदी के पास ले गए। कहाँ ले गए? नदी के पास ले गए, और उसे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी घोड़ा क्या है? प्यासा है ही नहीं, घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार है ही नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी पिलाने के लिए वहां ले गए। तो यानी घोड़ा क्या नहीं है? वहां तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। पानी पीने को क्या नहीं है? वो तैयार नहीं है। तो यानी पहला नियम क्या है भी? तत्परता का नियम। तो कोई भी चीज हमें सीखनी है तो हमें क्या रहना पड़ेगा भी? तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो यानी ये है मुख्य नियम। मुख्य नियम का अर्थ हो गया कि ये प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। सीखने के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है। तो ये मुख्य नियम है। सीखने के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। अब दूसरा नियम क्या था अभी? दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा नियम है भी? अभ्यास का नियम। तो ये भी मुख्य नियम है। चलो हम सीखने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए क्या है? तैयार है, लेकिन हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो भी हम नहीं सीख सकते। जैसे उदाहरण के लिए अभी रीट आई हुई है, और रीट के लिए हम क्या है? तैयार हैं। हम कहें कि हाँ रीट आ गई है और अब हम क्या है? तैयार है, पेपर दे के आएंगे। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो, आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को देख नहीं रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? क्या आप कुछ सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। तो यानी क्या होता है? तत्पर के साथ साथ आपको अभ्यास करना भी जरूरी है। जब आप अभ्यास करोगे तभी आप अधिगम कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो भी? अधिगम कर सकते हो। तो यानी पहला तैयार रहना चाहिए, और तैयार रहने के बाद में हमें क्या करना है? अभ्यास भी करना है। और जैसे भी हमने अभ्यास किया, जैसा हमने अभ्यास किया, और उस अभ्यास का हम पे क्या पड़ेगा भी? प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने रीट की तैयारी की, ठीक है ना, और रीट की तैयारी की, और रीट में हमारे क्या हुए कि लगभग 120 प्लस नंबर बढ़ गए। कितने नंबर बढ़े? 120 प्लस नंबर बढ़ गए। तो इसका 120 नंबरों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि वास्तव में हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, अब मेन एग्जाम के लिए हमें इससे भी बढ़कर तैयारी करनी पड़ेगी, इससे भी बढ़कर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये हमें क्या पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा। ये कौन सा प्रभाव था? ये सकारात्मक प्रभाव था हम पे। क्या था? सकारात्मक। इसके बदले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्या है कि 80 नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, यानी रीट क्लियर होना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। तो जैसे उनके ये नंबर नहीं बने तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से निराश हो जाएगा। वो कहेगा कि अब क्या पढ़े, हमारा तो रीट ही क्लियर नहीं हुआ, हम क्या करें, अब हम नहीं पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ? ये प्रभाव यानी अच्छे बुरे प्रभाव भी क्या है? सीखने में सहायता करते हैं। यदि अच्छा प्रभाव पड़ा तो हम अच्छी तरह से सीखेंगे, और यदि गलत प्रभाव पड़ा तो हम उस प्रक्रिया में नकारात्मक हो जाएंगे। तो वो होता है नकारात्मक प्रभाव। कौन सा होता है अभी? नकारात्मक। तो ये क्या है? मुख्य नियम थे। ये क्या थे भी? मुख्य नियम थे। तो मुख्य नियम कितने बताए अभी? 3 बताए। कौन कौन से? पहला तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, और फिर कौन सा था भी? प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम तो होने जरूरी हैं सीखने के लिए। ये 3 जो मुख्य नियम है ये तो होने जरूरी है। उसके बाद यदि हम गौण नियमों की बात करें, किसकी बात करें? गौण नियम जो थे, तो गौण नियम कितने थे भी? तो गौण नियम जो दिए थे थॉर्नडाइक ने,
वो कितने दिए थे भी? 5 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे भी? 5 नियम दिए थे। अब वो 5 नियम कौन थे? तो पहले जो हमने नियम पढ़े थे कौन से? तत्परता के नियम। तो बताओ, क्या बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए तत्पर थी कि नहीं थी? तत्पर थी, तैयार थी, ठीक है ना? तभी वो क्या कर रही थी? बार बार प्रयास कर रही थी। बार बार क्या कर रही थी? उसको पाने का प्रयास कर रही थी। और अंत में क्या हुआ कि उसको सफलता भी मिली। उसको सफलता भी मिली, तो वो सफल होना उस पर क्या पड़ा? एक प्रभाव पड़ा। और वास्तव में बिल्ली बाद में क्या हुई? उस प्रक्रिया को अच्छी तरह से सीख गई, क्योंकि उसका उस पर प्रभाव क्या पड़ा था? सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अब हम देखें गौण नियम की बात करें, तो गौण नियम की हम बात करें तो जैसे बिल्ली इस पिंजरे के अंदर थी। बिल्ली क्या थी भी? बिल्ली उस पिंजरे के अंदर थी। बिल्ली क्या थी भी? उस पिंजरे के अंदर थी। अब इसके अंदर जो बिल्ली थी, इसके अंदर, अब वो बिल्ली ने उस मछली के मांस को प्राप्त करने के लिए, मांस के उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही थी? तरह तरह की क्रियाएं कर रही थी। तरह तरह की क्या कर रही थी? क्रियाएं कर रही थी। तो उसको कहा गया बहुक्रिया। तो यानी उसने क्या की भी? बहु प्रतिक्रिया की, ठीक है ना? तो यानी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की। तो पहला नियम, गौण नियम में पहला नियम क्या था भी? बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम था भी? बहु प्रतिक्रिया का नियम था। यानी बहुत सी क्रिया करना। यानी जब हम कोई भी नया कार्य करते हैं, जब भी हम कोई भी नया कार्य सीखते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है? अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। तो ये हो गया बहु प्रतिक्रिया का नियम, जो क्या है? एक गौण नियम है। क्योंकि बिल्ली क्या कर रही थी? अनेक क्रियाएं कर रही थी। उसको प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं कर रही थी, बहु प्रतिक्रियाएं कर रही थी। लेकिन ये गौण नियम है। गौण क्यों है? कि देखो, जो मैंने पहले मुख्य नियम बताए थे वो तो होने जरूरी है, लेकिन ये हर एक ये प्रक्रिया करे ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हमने पहले यहाँ बिल्ली रखी, उसकी जगह दूसरी बिल्ली को हमने कहीं रखा, और दूसरी बिल्ली ने जैसे ही व्यवहार किया और तुरंत उसका पैर कहाँ? चिटकनी के लग गया। यानी पहले ही प्रयास में उसका पैर कहाँ है? उस चिटकनी पर लग गया। लगते ही वो बाहर आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या बहु प्रतिक्रिया सभी करेंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन तत्पर सभी को होना जरूरी है। वो मुख्य नियम है। तैयार होना सभी को जरूरी है, अभ्यास करना सबको जरूरी है, प्रभाव सब पे पड़ेगा, लेकिन बहु प्रतिक्रिया सब करे ये जरूरी नहीं है। यानी हर सीखने के हर क्षेत्र में बहु प्रतिक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये गौण नियम है, ये मुख्य नियम नहीं है। ये क्या है? गौण नियम है। कौन सा? बहु प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद में दूसरा जो था वो था आत्मीकरण। दूसरा कौन सा नियम है भी? आत्मीकरण का नियम। दूसरा कौन सा नियम है? आत्मीकरण का नियम। अब आत्मीकरण का नियम क्या होता है? आत्मीकरण का नियम होता है कि जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है ना, हमारे पास कोई ऐसा पहले का ज्ञान है और उसी से मिलती जुलती प्रक्रिया में इस ज्ञान का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यानी पूर्व ज्ञान का, पहली सीखी हुई प्रक्रिया का, तो यानी पूर्व ज्ञान का यानी हम क्या करें? इस्तेमाल करें। किसमें? नए ज्ञान में, ठीक है ना। तो जब पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में प्रयोग करते हैं, तो जब पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में प्रयोग करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। यानी पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में, नए ज्ञान में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। और यही क्या है? यही एक गौण नियम है। ये भी क्या? एक गौण नियम है कि जरूरी थोड़ी है कि हर एक नए ज्ञान में हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या? एक गौण नियम है। तो गौण नियम पहला कौन सा हो गया? बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा कौन सा हो गया?
आत्मीकरण का नियम हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखें 3 नंबर। तो 3 नंबर जो हम नियम देखें, इनको हम अच्छी तरह से याद भी करवा देंगे। तो 3 नंबर हम देखें तो वो है मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा है भी? मानसिक विन्यास का नियम। तो गौण नियमों में जो तीसरा नियम है वो कौन सा नियम है भी? मानसिक विन्यास का नियम। अब मानसिक विन्यास क्या होता है? यानी जो प्रक्रिया हम सीख रहे हैं उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी है, हमारी अभिवृत्ति कैसी है, यानी उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, मनोवृत्ति कैसी है, कि जो भी हम प्रक्रिया सीख रहे हैं उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारी अभिवृत्ति कैसी है, कैसी सोच है उसके प्रति। ठीक है ना? तो जैसी सोच होगी हम वैसा ही अधिगम करेंगे। जैसे हमारी मनोवृत्ति किसी ज्ञान के प्रति अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो हम उसमें रुचि लेकर नहीं सीखेंगे। और यदि हमारी मनोवृत्ति अच्छी है तो हम क्या है, उसको रुचि के साथ सीखेंगे। तो ये हो गया मानसिक विन्यास का नियम। ठीक है ना? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। लेकिन अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हर एक व्यक्ति की अलग अलग कार्यों में अलग अलग होती है। अलग अलग कार्यों में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे किसी कार्य में किसी की विवृत्ति नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हो सकता है किसी दूसरे की उसमें क्या हो, अच्छी हो। तो इसका मतलब ये भी सब पे मान्य नहीं होता। मानसिक विन्यास का नियम, तो ये भी क्या है? गौण नियम है। ये भी क्या है? गौण। जो मुख्य नियम बताए थे मैंने 3, वो तो सभी पे लागू होते हैं, अधिगम के लिए सभी पे लागू होते हैं। तत्पर होना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, और प्रभाव तो उस पर पड़ेगा। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम हो गया, आत्मीकरण का हो गया, और फिर कौन सा हो गया अभी? मानसिक विन्यास का नियम हो गया। चौथा नियम यदि हम देखें तो कौन सा देखें भी? चौथा नियम यदि हम देखें, चौथे नियम की यदि हम बात करें तो वो है आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा नियम होगा? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का अर्थ ही होता है थोड़ा। आंशिक का अर्थ ही क्या होता है? थोड़ा। यानी किसी कार्य को, जब किसी कार्य में हम अधिगम कर रहे हैं तो उस कार्य को पूरा न लेकर, उस कार्य को हम क्या करें? पूरा ना लेकर क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। किसमें बांट ले भी? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। किसमें बांट लें? टुकड़े में। यानी किसी कार्य को हम क्या करें? पूरा न करके क्या करें? पूरा न कर उसके क्या करें? छोटे छोटे टुकड़े, यानी उसको छोटे छोटे भागों में बांट लें। यानी क्या कर लें? छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर इसको सीखें। यानी पूरा न सीखकर हम उसके छोटे छोटे, जैसे हम कहें कि कोई बड़ी इकाई है, मान लो कोई बड़ा पाठ है, ठीक है ना, कोई बड़ा चैप्टर है आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और क्या है? कोई बड़ा चैप्टर है। अब इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप क्या है? उसको छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे भागों में बांट लें, ठीक है ना। जैसे एक भाग आज पढ़ा, एक कल, इस तरह से आप पढ़ते गए और उस टॉपिक को आपने क्या कर दिया? पूरा अच्छी तरह से कर दिया। तो यानी छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटकर क्या करना? सीखना। तो उसे क्या कहते हैं? आंशिक क्रिया का नियम। लेकिन यह भी सब पे लागू नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कोई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करे और कोई क्या करे? पूर्ण यानी पूरा जो लेसन है उसको एक साथ पढ़ ले। तो ये भी सब पे लागू नहीं होता कि हर एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़े, वो तो अलग अलग है। कोई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भी अधिगम कर सकता है और कोई पूरा लेकर भी उसको, यानी पूरा चैप्टर लेकर भी अधिगम कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी सब पे लागू नहीं होता। तो ये क्या है? आंशिक क्रिया का नियम जो है ये क्या है? गौण नियम है। ये भी क्या है? एक गौण नियम है। अब यदि हम 5वें नियम की बात करें, किसकी बात करें?
पांचवें नियम की बात करें तो वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो पांचवा जो है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब देखो साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है कि पहले हम जो कोई क्रिया करते हैं, यानी पहले की जो क्रिया है, यानी पहली क्रिया जो हमने किसी के साथ की थी, तो वही क्रिया उससे संबंधित किसी वस्तु के साथ करें। ठीक है ना, पहले क्रिया जो किसी के साथ की थी, ठीक है ना, तो वही क्रिया यानी उसी की किसी वस्तु के साथ करें। ठीक है ना, तो पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। तो पहले की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना ही क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखो इसका एक उदाहरण भी आता है बहुत बार। जैसे मान लो कोई माँ है, ठीक है ना, कोई माँ है, वो अपने बेटे को, कोई जो माँ है वो क्या करती है कि जिसका जो पुत्र होता है वो उससे दूर चला जाता है। ठीक है ना, तो जो दूर चला जाता है तो वो उसको याद करके क्या करती है? रोती है। ठीक है ना, तो उसको याद करके रोती है, तो वो क्या देखती है? उसकी तस्वीर को। तो यानी उसकी तस्वीर को देख देख कर वो क्या करती है? रोती है। तो यानी उसके पुत्र की जो क्रिया थी, पुत्र के साथ जो क्रिया थी, वो किससे जोड़ ली? उसने तस्वीर से जोड़ ली। किससे जोड़ ली? उसकी फोटो से जोड़ ली। तो ये होता है साहचर्य परिवर्तन, यानी वो परिवर्तन होके किस पे आ गया? भी उस फोटो पे आ गया। बेटे से हटकर वो जो उसका दर्द था वो किस पे संबंधित हो गया? उसकी तस्वीर पे हो गया भी। तो ये क्या था? ये थे उसके गौण नियम। कौन से नियम थे भी? गौण नियम। तो गौण नियम कितने थे भी? 5 थे। और मुख्य नियम कितने थे भी? 8 थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गौण नियम तो मैंने आपको बताई दिए। कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और कौन सा था भी? तत्पर अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्पर अभ्यास और प्रभाव का नियम। अब देखें भी, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हुए होंगे। ये आपको अच्छी तरह से याद हुए होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो कितने दिए थे भी? 8 दिए थे। और 8 को कितने भाग में बांटा था भी? 2 भागों में, 3 और 5। 3 मुख्य नियम थे और 8 क्या थे? गौण नियम थे। तो दोस्तों ये था अपना व्यवहारवादी का पहला सिद्धांत। किसने दिया था? थोरनडाइक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थोरनडाइक ने दिया था। और पशुओं पर करने वाले, यानी पशुओं पर प्रयोग करने वाले ये पहले ही विद्वान थे। कौन थे? थोरनडाइक थे। थोरनडाइक थे अमेरिका के विद्वान थे, जिन्होंने पशुओं पर सबसे पहले क्या किया था भी? सिद्धांत दिया था। तो ये आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे आगे कोई और सिद्धांत, महत्वपूर्ण कोई और सिद्धांत लेके। देखो सभी सिद्धांत तो शायद हम न करवा सके, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है और जो आपको सबसे कठिन लगते हैं, ठीक है ना, तो वो केवल सिद्धांत है, वो मैं आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। तो मिलते हैं आगे हम किसी और सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।